So we were discussing UPPCS means 2024 questions. एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसमें एस्पिरेंट्स माइंडसेट से एग्ज़ाम हॉल में बैठ के या क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाएंगे उस पर्सपेक्टिव से हम इस पेपर को एनालाइज करेंगे. ओके, आज विल ट्राई कि क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 20 हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करें. मैं क्वेश्चंस को बहुत ही मैक्रो पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूँगा. विल ट्राई टू डू एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये एनालिसिस है. दिस इज़ नॉट अ कंटेंट क्लास जिसमें मैं आपको कंटेंट बताऊँगा. विल डू एनालिसिस एंड देन वी विल मूव ऑन, है ना. जस्ट एक बेसिक आइडिया. वी विल फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, we will focus on presentation. If anything extra can be done in any of these answers, थोड़ा बहुत we'll focus on intro and conclusion. We'll try to have a rough idea of what could be written as an intro or in that stressful examination condition, है ना. So ठीक है, लिखते हैं. अपना 2 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करना है. नेपोलियन वॉज द सन ऑफ रेवोल्यूशन. एक्सप्लेन. इस क्वेश्चन को हम ऐसे इस पर्सपेक्टिव से करेंगे कि इसके बारे में हमारे पास प्रायर नॉलेज बहुत ही कम है. हम इस टॉपिक को जनरली वर्ल्ड हिस्ट्री वाले टॉपिक को लोग बहुत अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं. बट जब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको अच्छे से नहीं आता हो, जिसकी आपने इन डेप्थ पढ़ाई ना की हो, फिर भी आप उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो. ऐसा नहीं होता. वो आंसर राइटिंग स्किल आती है आपको और थोड़ी सी फ्रिंज नॉलेज होती है. फ्रिंज नॉलेज मतलब जैसे इस क्वेश्चन की फ्रेंच नॉलेज क्या होगी कि नेपोलियन फ्रांस से था, नेपोलियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लास्ट फेज़ में आया, नेपोलियन से पहले फ्रांस में जैकोबिन क्लब का डोमिनेंस था, जैकोबिन क्लब रॉबेस्पियर का था, है ना. नेपोलियन का मिलिट्री बैकग्राउंड था. नेपोलियन को रिवॉर्ड भी किया गया था किसी एक रिवोल्ट को क्वेल करने के लिए. तो ये जो बेसिक नॉलेज है ना हमारे पास, दिस इज़ इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन. इसमें आपको बहुत स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है. आप सब पॉइंट्स बना दो, है ना. इसी तरीके से सब पॉइंट्स बनेंगे. पहला, मिलिट्री पर्सनल के फॉर्म में कैसे उसने रिवोल्ट को हैंडल किया, वो आप एक्सप्लेन करो. दूसरा, चाइल्ड बर्थ से उसने जो सिचुएशंस थी उसके अगल बगल जो एडवर्सिटीज़ थी फैमिली में, सोसाइटी में, उसने कैसे उन एडवर्सिटीज़ को चैलेंज किया, उन एडवर्सिटीज़ को टैकल किया. कैसे वो जैकोबिन क्लब के डोमिनेंस को रिप्लेस कर पाया अपने खुद के डोमिनेंस से. कैसे वो नेपोलियनिक कोड को एनफोर्स कर पाया फ्रांस में, और कैसे वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ लेके आया, है ना. सो नेपोलियन वॉज द सन ऑफ रिवॉल्यूशन. तो एक तो रिवोल्ट उसने क्वेल किया था खुद ही, और दूसरा जब वो आया तो फ्रेंच सोसाइटी में खुद ही एक रिवोल्ट चल रहा था. और मेनली उस टाइम पीरियड में, उस टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो जैकोबिन का वायलेंस, जो जैकोबिन क्लब था रॉबेस्पियर का, उसका वायलेंस पीक पे था. जो भी एलीट क्लास थे फ्रांस के, उनको जैकोबिन क्लब ढूंढ के दे वर ट्राइंग टू सबड्यू देम, दे वर ट्राइंग टू हरास देम, दे वर इवन ट्राइंग टू किल देम. ठीक है.
इसी से आपका आंसर बन जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप सिंपली लिखोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन gave many ideas to this world, and in its last phase Napoleon became a global name, है ना। इस टाइप से आप स्टार्ट कर सकते हो। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जनरल है, PYQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट क्या होता है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है कंटेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। बट मार्किंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डिफरेंशिएटर, यानी कि सब तो सेम कंटेंट लिखेंगे लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या लिख देते हो, वो जो +1 +2 मार्क्स आपको लेके आना है इस क्वेश्चन में, वो ही चैलेंज है। और वो चैलेंज आप कैसे टैकल करोगे, वैल्यू एडेड कंटेंट से। अब वैल्यू एडेड कंटेंट यहाँ पे दिखाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंट्रो में आप ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिखो, है ना, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। और एक अप्रोच ये है, दूसरी अप्रोच डेफिनेशन लिखेगा और ब्रैकेट में थिंकर का नाम डालेगा, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। ये एक वर्ड डालने से वैल्यू ऐड हो गई इंट्रोडक्शन में। स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, बिल्कुल सिंपल आपकी सेक्टोरल अप्रोच, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन कल्चर, इम्पैक्ट ऑन अर्बन सेंटर्स, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड सेंटर्स, अगर रूरल डेवलपमेंट में उसका इम्पैक्ट, जेंडर पे उसका इम्पैक्ट, ऐसे बहुत सारे डाइवर्स में आप तोड़ो। डाइवर्स में तोड़ने के बाद भी आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। FDI कैसे इंक्रीज़ हुई, फैमिली पे न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज़, होम डिलीवरी या डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन्स। लाइफ इजी हो गई, लेकिन सीनियर सिटीजन्स आउट माइग्रेशन की वजह से लोनलीनेस भी आ गई, है ना। इन पर्सपेक्टिव्स को आपको आंसर में लिखना चाहिए। पॉलिटिकल क्या चेंज हुआ, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ट्रेड हुआ, जियोपॉलिटिक्स इंटीग्रेटेड हो गई, कपल्ड इकोनॉमीज, ग्लोबल सप्लाई शॉक्स, वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ गई इंडिया की। इकोनॉमिक आ जाएगा वो, इकोनॉमिक डायमेंशन में आप लिख सकते हो। सो दीज आर द वेरियस डायमेंशन। FDI कितने 111 मिलियन से अराउंड $7.2 बिलियन प्रेजेंट, ये 1991। ऐसे आप एक ग्राफ डाल सकते हो। डूइंग दीज थिंग्स, ये किया जा सकता है एग्ज़ाम में, बहुत ईजिली किया जा सकता है अगर प्रैक्टिस हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। रिपीटेड क्वेश्चन, बट डायमेंशन डिफरेंट है। ओके, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन तक तो रिपीटेड है, लेकिन रूरल सोसाइटी में ये दिस इज़ डिफरेंट। बिल्कुल आप सिंपल रूरल सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम पकड़ो, बेसिकली वुमेन रिलेटेड। कैसे, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट, सरपंचपति सिंड्रोम, डोमेस्टिक अब्यूज़, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लैक ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट,
माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन इश्यूज़, इन सारे इश्यूज़ में वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, सेवा, मेधा पाटकर, अनुभूति, हरितिका, इलाबेन भट्ट, नहीं याद आएगा तो बायोकॉन, किरण मजुमदार शॉ, ऑल दीज आर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। आप इनका डालो, कंक्लूड कर सकते हो सुधा मूर्ति के आइडिया से कि फाइनेंशियल एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज अ टूल टू वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ ध्यान रखनी रहती है, जब तक हमें एग्जामिन या क्रिटिकली इवैल्यूएट उस टाइप की चीज़ें नहीं दी गई, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए ना, तो इसको पॉजिटिव या नेगेटिव में अवॉइड करना चाहिए तोड़ने के लिए। आप सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉन जजमेंटल वे में लिखो, बिना जजमेंट दिए हुए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? यूनिवर्सलिज्म, ओवर इंडिविजुअलिज्म, ओवर इंडिविजुअलिज्म, एक्सेसिव या फिर हाई इम्पोर्टेंस टू किनशिप टाइज, किनशिप टाइज। तीसरा क्या है? रिलीजन एज की ड्राइविंग फोर्स, या फिर इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, टॉप डाउन सेक्युलरिज्म, यानी कि स्टेट एनफोर्स्ड सेक्युलरिज्म बट सोसाइटी उतनी सेक्युलर नहीं है। चौथा, कास्ट आइडेंटिटी, या फिर आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। इस टाइप के पॉइंट्स, जेंडर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी आंसर में आप जेंडर का कंपोनेंट इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड करो। पेट्रियार्की, है ना। These are the various characteristics of Indian society. इसके अगेन एल से आप ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट वॉट एवर सब हेडिंग मेक दिस, और सेकेंड पॉइंट वॉट एवर सब हेडिंग मेक दिस, या फिर पहला पॉइंट वॉट एवर सब हेडिंग इनबॉक्स इट, राइट सब पॉइंट, सेकेंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक सब हेडिंग इनबॉक्स इट, राइट सब पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है 8 से 10 पॉइंट लिख दो, इसमें ईजिली जनरेट हो जाते हैं 8 से 10 पॉइंट, है ना। अब इसमें कोड डाल सकते हो मार्क ट्वेन का क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन या क्रूसिबल ऑफ सिविलाइजेशन, इंडिया को बोला था, है ना। दिस काइंड ऑफ कंटेंट कैन बी यूज्ड, बट अगेन वहाँ पे कितना माइंड में आ रहा है एग्ज़ाम देते हुए 7 मिनट में आपको ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। जनरली हम 6th क्वेश्चन पे पहुँचते 6th क्वेश्चन पे जब हम पहुँचते हैं तो हम 16 क्वेश्चंस यानी 16 आंसर्स लिख चुके होते हैं।
हमारे पास टाइम कितना बचा रहता है? 24 मिनट्स अप्रॉक्स। 1 मिनट हम पीछे हो जाते हैं, जनरली पीछे हो जाते हैं। अगर नहीं हुए हैं तो हमारे पास 28 मिनट्स होते हैं, और हम 2 मिनट पीछे हैं तो हमारे पास 20 मिनट होते हैं, है ना। 16 क्वेश्चन लिखने के बाद ये 3 हमारे पास सिनेरियो बनते हैं, 20 मिनट, 24 मिनट और 28 मिनट, है ना। टेंशन तीनों में नहीं लेनी है, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप कुछ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील करोगे और कुछ क्वेश्चन को उतने अच्छे से डील नहीं कर पाओगे, है ना। तो रिकमेंडेड यही होता है कि जो लॉन्ग आंसर्स हैं, यानी जो 12 मार्कर्स हैं, उसमें आप ज़रा भी डिफ़िकल्टी ना फेस करो, यानी उसको आइडियली आप डील करो। क्वेश्चन 1 to 6 आइडियली डील करो। आइडियली डील का मतलब प्रॉपर जो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, डायग्राम्स जो भी है, कोई भी कंपोनेंट मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन 7, 8, 9 और 10 इन क्वेश्चंस में जनरली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कंटेंट। इसमें क्या हमें कोशिश करनी चाहिए, आई थिंक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों मस्ट हैं, हमें लिखना ही लिखना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ होता है? बॉडी के पॉइंट्स, जैसे हम किसी में 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट डाल रहे थे, यहाँ पे हम 4 पॉइंट, 5 पॉइंट ऐसे पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो ओवरऑल आंसर आपका कंप्लीट भी हो जाता है और देखने में भी ख़राब नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता आपने बहुत ज़्यादा हैज़र्ड। हाँ, ये अगर हुआ आपके साथ कि लेस देन 20 मिनट्स हैं और 4 सवाल बचा हुआ है, ये चैलेंज हो जाता है। देन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आप आंसर्स अच्छे से नहीं लिख पाओगे और पेज भी वेकेंट रह जाएगा, है ना। क्योंकि कुछ भी तो भर नहीं दोगे यार, कुछ तो अच्छा लिखोगे ही। What is the use of oceans? Question number 7. What is the use of oceans for humans? Intro. Ocean, the store of house of resources, an economic powerhouse of developing world. Sustainability keystone in present in contemporary world। इस टाइप का लिख के इकोसिस्टम सर्विसेज जितनी होती हैं ओशियन की, डिवाइड स्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं? बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल, फिजिकल, एनर्जी, इस तरह के, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जो कि उसी इन्वायरमेंट में ही आ जाएगा, बट इन्वायरमेंट के सब पॉइंट से ज़्यादा आप ऐसे लिख सकते हो। इकोसिस्टम यानी फ्रेजाइल इकोसिस्टम, स्पीशीज़ जिसमें आपके फिशेस वगैरह आ जाएंगे, इन सब को आप सब पॉइंट बना दो 1, 2, 3, 4 करके, और सबको एक एक लाइन एक्सपेंड कर दो, हो जाएगा। कंक्लूड कर दो ओशियन। इसमें एग्जाम्पल्स आप डाल सकते हो, जैसे पपुआ न्यू गिनी की इकोनॉमी का डाल दो कि कैसे वो ग्रेट बैरियर रीफ पे कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है, या फिर कोस्टल रीजन्स इंडिया का डाल दो कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। सागर माला डाल दो, सागर माला से होलिस्टिक कोस्टल डेवलपमेंट का है ये प्लान, तो सागर माला से भी कंक्लूड किया जा सकता है कि इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सागर माला लाइज द अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस the oceanic resources and
एंश्योर इट्स सस्टेनेबिलिटी। ऐसे इस टाइप से आप लिख सकते हो। बाकी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट, सॉइल्स एंड वेजिटेशन, अगेन ये देखने में बहुत ही ईजी क्वेश्चन बट अटेम्प्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट। डायग्राम्स यूज़ करो, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन। एक डायग्राम ये सॉइल और वेजिटेशन, सॉइल क्या देती है, वेजिटेशन क्या देता है। एक डायग्राम ये। स्ट्रक्चरिंग इसकी करने में थोड़ा हमें माइंडफुल रहना पड़ेगा, स्ट्रक्चरिंग इसकी डिफ़िकल्ट है। क्लाइमेट का सॉइल और वेजिटेशन पे इम्पैक्ट, सॉइल का क्लाइमेट और वेजिटेशन पे, सॉइल और वेजिटेशन पे, क्लाइमेट वेजिटेशन पे, और वेजिटेशन का क्लाइमेट पे और सॉइल पे। इस तरह से हमें पॉइंट्स जनरेट करके टोटल 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। मोर देन इनफ है विद एग्जांपल्स, है ना, कि जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा अच्छी रहेगी वहाँ पे सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, है ना, ह्यूमिड कंडीशंस रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। सॉइल और क्लाइमेट का क्या रिलेशन है, मीथेन एमिशंस, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉइल और वेजिटेशन का न्यूट्रिएंट अगेन, क्लाइमेट और सॉइल का लीचिंग इन हाई रेनफॉल एरियाज, एल्कलाइन एसिडिक सॉइल, क्लाइमेट और वेजिटेशन का ऑल द काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, कॉपन क्लासिफिकेशन, कुछ भी लिख दो। इस तरीके से करके आप कंप्लीट कर दोगे आंसर। व्हाट इज स्मार्ट सिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिलेबस, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन। ये भी इजी ही हैं क्वेश्चंस, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग का डिफ़िकल्टी थी। डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। स्मार्ट सिटी, व्हाट इज़ अ स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी, गुड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और सस्टेनेबिलिटी, ये 3 पिलर्स स्मार्ट सिटी के 3 पिलर्स हैं। इन्हीं 3 पिलर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको कर देना है डिसीजन मेकिंग में, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रॉपर, तीसरा इन्वायरमेंट कंपोनेंट, इकोसिस्टम अप्रोच, या फिर चौथा प्लान्ड डेवलपमेंट, एफिशिएंट वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज या एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंडस्ट्री 4.0, इस टाइप के कंटेंट हम डाल सकते हैं। उसके बाद एंड कैसे करेंगे, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट स्पीयर हेडेड बाय नीति आयोग इन इंडिया is the road to unlock the potential of our demography without disturbing the sustainability quotient। इस टाइप से हम कंक्लूड कर देंगे। राइट अ नोट ऑन सीज्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। सीज्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, I'll say it was moderate to tough question, क्योंकि सीज्मिक जोन्स ऑफ इंडिया सबको पता है 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से जोन्स बनती हैं, लेकिन जो 1 जोन है वो इंडिया में पाई ही नहीं जाती है। इंडिया का ऑलमोस्ट 59% जो लैंड है वो सीज्मिकली वल्नरेबल है, तो इंडिया में 1 जोन है ही नहीं। आप इंडिया का मैप बनाओगे और अगर उसमें आपने 1 मार्क कर दिया तो वो मैप गलत हो जाएगा, इसलिए ये डिफ़िकल्ट है आंसर। प्लस ये लास्ट क्वेश्चन है,
मोस्टली इस क्वेश्चन को लोग लास्ट में ही अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो 11 से 20 तक अटेम्प्ट होगा, फिर 1 से 10 तक अटेम्प्ट होगा। यही सिंपल सीधी अप्रोच होती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। तो मैप इसमें बनाओ, लेकिन इफ़ यू नो कि एग्जैक्टली मैप पे क्या चीज़ कहाँ पे है तो मैप बनाओ। अदरवाइज़ सिंपल मैप बना के हाई सेंसिटिविटी, लो सेंसिटिविटी, मॉडरेट सेंसिटिविटी या हाई वल्नरेबिलिटी, लो वल्नरेबिलिटी, इस टाइप के सीज़मिक जोन्स आप दिखा दो और हर एक सीज़मिक जोन को एक्सप्लेन कर दो, साथ में एग्जांपल दे दो, भुज अर्थक्वेक, हिमाचल अर्थक्वेक, इस टाइप से आप एग्जांपल दे दो, है ना। तो एक मॉडरेटली या फिर एवरेज अबव एवरेज आंसर आप लिख दोगे। ये सारे सेक्शन ए के क्वेश्चंस हो गए। अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके।